गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने दो चार्टर एक्ट को पढ़ा हुआ था। एक पढ़ा था हमने 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, है ना, और एक पढ़ा था हमने 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन दोनों चार्टर एक्ट्स का वीडियो देखा होगा और आपको दोनों चार्टर एक्ट्स समझ में भी आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में हम तीन चार्टर एक्ट को ले रहे हैं। ठीक है, जो पहला चार्टर एक्ट अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1786 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है, एक ले रहे हैं 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, और एक इसमें शामिल कर रहे हैं अपन 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, है ना। तो आज के वीडियो में हमें तीन चार्टर एक्ट को पढ़ना है, 1786, 1793 और 1813 ईस्वी का। क्लियर। तो सबसे पहले अपन आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं 1786 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। ठीक है, जब पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ रहे थे तो पिट्स इंडिया एक्ट के समय हमने क्लियर किया हुआ था कि जब पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था जुलाई 1784 में, उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विलियम पिट साहब। ठीक है, विलियम पिट वहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक, 1786 के चार्टर एक्ट के समय भी वहाँ के प्रधानमंत्री विलियम पिट ही थे। ठीक है, और जो 1786 ईस्वी का चार्टर एक्ट विलियम पिट ने ब्रिटिश संसद में पारित करवाया था, है ना, उस चार्टर एक्ट को पारित करवाने के पीछे विलियम पिट की एक मंशा थी, एक इच्छा थी, है ना, क्योंकि विलियम पिट चाहता था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, ये भारत में गवर्नर जनरल होके वापस जा चुका था, है ना। तो विलियम पिट चाहते थे, है ना, कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इस लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए विलियम पिट राजी करना चाहता था। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं। 1786 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद ने पारित किया, उस एक्ट को पारित करवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने, है ना, क्योंकि विलियम पिट चाहते थे कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल का पद स्वीकार कर लें, और उन्हें राजी करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद के द्वारा 1786 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित किया गया। क्लियर। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को पद स्वीकार करने के लिए राजी करने हेतु इस एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, तो जब कॉर्नवालिस को इतना महत्व दिया जा रहा है कि उसे गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए राजी किया जा रहा है, तो निश्चित है गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को कुछ विशेषाधिकार भी दिए जाएंगे इस एक्ट के द्वारा, है ना, क्योंकि वो स्पेशल गवर्नर जनरल बन के भारत आ रहा है ना। तो जब वो भारत आता है या गवर्नर जनरल का पद स्वीकार कर लेता है, तो उसे जो विशेषाधिकार दिए जाएंगे उनको अपन को 1886 के चार्टर एक्ट में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, 1786 के चार्टर एक्ट के पहले भारत में ये व्यवस्था थी कि गवर्नर जनरल का पद अलग होता था, और जो भारत में ब्रिटिश सेना थी उस सेना का मुख्य सेनापति अलग होता था। समझिएगा बात को। 1786 के चार्टर एक्ट के पहले ये व्यवस्था थी कि भारत में गवर्नर जनरल का पद अलग होता था और मुख्य सेनापति का जो पद था वो क्या होता था, अलग होता था। लेकिन जब कॉर्नवालिस को विशेषाधिकार देकर भारत का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा था, तो ये व्यवस्था की गई कि अब जो 1786 ईस्वी के चार्टर एक्ट की पहली व्यवस्था थी कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, समझिएगा बात को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वही भारत का क्या होगा, मुख्य सेनापति होगा। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि 1786 ईस्वी का चार्टर एक्ट विलियम पिट ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल पद स्वीकार करने के लिए राजी करने के उद्देश्य से पारित करवाया था, और जब कॉर्नवालिस ये पद स्वीकार कर लेता है तो उसे कुछ विशेषाधिकार भी दिए जाते हैं, जिसमें से पहला विशेषाधिकार था कि जो 1786 का चार्टर एक्ट है, इसमें पहला विशेषाधिकार दिया गया कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल ब्रिटिश सेना जो भारत में है उस सेना का क्या होगा, मुख्य सेनापति होगा। अर्थात कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के साथ साथ, है ना, भारत की सेना का क्या हो गया था, सेनापति। पहला विशेषाधिकार। दूसरा विशेषाधिकार देखिएगा इस एक्ट का,
अपन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे तो उस समय अपन ने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल को कार्यों में सहयोग एवं सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय परिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और वहीं पर 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में अपन ने पढ़ा था कि ध्यान से समझना क्या पढ़ा था, 73 की रेगुलेटिंग एक्ट में अपन ने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकता है। जो परिषद निर्णय देगी बहुमत के आधार पर, वह निर्णय गवर्नर जनरल को क्या होगा, मान्य होगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये व्यवस्था की गई थी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है, गवर्नर जनरल उस परिषद द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन करेगा, उस परिषद के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकता है। लेकिन अगर परिषद में किसी विषय पर बहुमत वोटिंग चल रही है, मतदान चल रहा है और मत बराबर हो जाते हैं तो गवर्नर जनरल को निर्णायक वोट देने का क्या था, अधिकार था, लेकिन परिषद के निर्णय में सहमति देगा। लेकिन 1786 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था की गई कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में परिषद द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध है ना, या दूसरे शब्दों में कहूं कि 1786 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था दी गई कॉर्नवालिस को कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी परिषद का निर्णय लागू ना करें तो विशेष परिस्थितियों में आपको यह विशेषाधिकार दिया जाता है कि आप अपनी परिषद के विरुद्ध जाकर निर्णय को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। क्लियर। तो 1786 के एक्ट में 2 पॉइंट की मेन है। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, भूमिका क्या है इसकी, कि विलियम पिट ने कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए इस एक्ट को संसद में क्या करवाया, पारित करवाया। पहला प्रावधान, अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का मुख्य सेनापति होगा। जो पहला सेनापति और गवर्नर जनरल कौन हुआ, कॉर्नवालिस हुआ। दूसरा प्रावधान, 1773 में गवर्नर जनरल के लिए जिस परिषद की स्थापना की गई थी उसके लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि अब गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय के विरुद्ध नहीं जाएगा बल्कि परिषद द्वारा दिए गए निर्णय को क्या करेगा, लागू करेगा। लेकिन 1786 में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को विशेषाधिकार दिया गया था कि आप अपनी परिषद के जो बहुमत के आधार पर परिषद निर्णय लेती है उसके विरुद्ध जाकर भी आप किसी निर्णय को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। ये 86 का चार्टर एक्ट के लिए। अब अपन बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट की। ठीक है, समझिएगा। 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ठीक है, समझिए इसे। 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ठीक। देखिएगा, इस एक्ट के समय 1793 के समय है ना, जो भारत का गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल अभी भी वही है जिसका नाम क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसीलिए 1793 के चार्टर एक्ट को कॉर्नवालिस की तृतीय योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस एक्ट को भी गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की इच्छा के अनुरूप ब्रिटिश संसद ने क्या किया था, पारित किया था। ठीक है, समझिए। ठीक, इस एक्ट में दूसरा प्रावधान, जो विशेष प्रावधान रखा गया था, वो ये रखा गया था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगामी 20 वर्षों तक, 1793 है ना, आगामी 20 वर्षों तक भारत में व्यापार करने के लिए क्या रखती है, अधिकार रखती है ना। और 20 वर्षों के बाद अगर ब्रिटिश संसद चाहे, ध्यान देना, 20 वर्षों के बाद अगर ब्रिटिश संसद चाहे तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सकती है और अन्य व्यक्तियों को व्यापार का अधिकार दे सकती है, या संसद खुद व्यापार और प्रशासन दोनों पर क्या कर सकती है, अधिकार कर सकती है। क्लियर। तो 1793 के चार्टर एक्ट का पहला प्रावधान है कि कंपनी के इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया, 20 वर्षों के लिए। क्लियर। ठीक। दूसरा प्रावधान इसका समझना है, और दूसरा प्रावधान इसका समझना है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, क्योंकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में व्यवस्था की गई थी कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को चलाने के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या किया गया था, गठन किया गया था। लेकिन एक चीज ध्यान देना, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्यालय भारत में नहीं था। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्यालय कहां था, इंग्लैंड में था, और इसके सभी के सभी सदस्य इंग्लैंड में बैठकर भारत के प्रशासन को क्या करते थे, संचालित करते थे। तो 1793 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था की गई कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष
सदस्य तथा उनके कार्यालय का जितना भी खर्चा होगा, समझिएगा बात को, इनका कार्यालय कहाँ है, इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, भारत में ये आना तक नहीं है ना, नहीं भारत में इनका कोई कार्यालय है। लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था की गई कि जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष होगा, उसके जो सदस्य होंगे और उसके कार्यालय का जितना भी खर्च होगा वो खर्च इंग्लैंड की सरकार नहीं देगी, वो खर्च कहाँ से लिया जाएगा, भारत से। और ये व्यवस्था कब तक रहेगी, 1919 ईस्वी तक। यानी 1793 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था की कि 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष, सदस्य तथा उसके कार्यालय का समस्त व्यय, ध्यान देना, उसके कार्यालय का समस्त व्यय कहां से लिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। और 1793 से लेकर ये व्यवस्था कहां तक चलेगी, 1919 ईस्वी तक, है ना। 1919 ईस्वी में इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष, सदस्य तथा उनके कार्यालय का पूरा व्यय कहां से दिया जाने लगेगा, इंग्लैंड से। ठीक है, तो एक व्यवस्था ये थी। ठीक, एक व्यवस्था और थी 1793 के चार्टर एक्ट की कि जो मुख्य सेनापति है, ठीक है, 1786 में गवर्नर जनरल ही मुख्य सेनापति होता था, लेकिन हम यहाँ पर एक पॉइंट और दे रहे हैं, है ना, कि जो मुख्य सेनापति है अगर गवर्नर जनरल नहीं है, क्योंकि 1786 में अपन ने कहा है ना कि जो मुख्य गवर्नर जनरल होगा वो मुख्य सेनापति होगा, लेकिन 1793 में कह रहे हैं कि अगर बाय द वे गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति नहीं है, ठीक है, तो मुख्य सेनापति गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य हो सकता है, परंतु इसके लिए 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अनुमति लेना आवश्यक होता था। ठीक, 1786 में अपन ने कहा कि गवर्नर जनरल ही भारत का मुख्य सेनापति होगा, लेकिन 1793 में अपन कह रहे हैं कि अगर बाय द वे गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति नहीं है तो गवर्नर जनरल की परिषद का जो 4 सदस्यीय परिषद से घटाकर जो 3 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी पिट्स इंडिया एक्ट में, तो मुख्य सेनापति उस परिषद का सदस्य हो सकता है, लेकिन इसके लिए 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अनुमति लेना आवश्यक था। क्लियर हुआ पॉइंट। ठीक, एक पॉइंट और इसमें है कि एक शब्द आएगा यहाँ पर, थोड़ा उसे समझ लेते हैं उस शब्द को, है ना। वो शब्द क्या कहलाता है, वीटो पावर। ठीक, वीटो कहलाता है। जैसे भारत में जब हम संविधान को आगे बढ़ाएंगे तो राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो अपन पढ़ते हैं वीटो पावर। ठीक है, ये वीटो पावर का उपयोग करना, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, वीटो क्या कहलाता है, जैसे मैं राष्ट्रपति से समझा देता हूं। जैसे हमारे देश में कानून का निर्माण कौन करती है, विधायिका। विधायिका मतलब संसद। संसद के अंग कितने हैं, 3, है ना। पहला अंग है लोकसभा, ठीक है, दूसरा अंग है राज्यसभा और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। ठीक है, ये 3 अंग हैं। अब अगर कोई भी कानून बनेगा तो संसद बनाती है, तो मतलब तीनों अंग बनाएंगे। ठीक, मान लीजिए किसी विषय पर कानून बनना है और उसे लोकसभा ने क्या कर दिया, पारित कर दिया, राज्यसभा ने भी क्या कर दिया, पारित कर दिया। अब कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए। अगर राष्ट्रपति चाहें तो हस्ताक्षर करके कानून बना सकते हैं, और अगर राष्ट्रपति चाहें तो ना तो संसद को वापस करें और ना हस्ताक्षर करें, बल्कि उस पर क्या कर दें, वीटो कर दें। यानी किसी विधेयक को लागू होने से रोकना क्या कहलाता है, वीटो कहलाता है। क्लियर। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट आएगा, इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, है ना, उस गवर्नर जनरल को 2 विषयों पर, ध्यान देना, एक विषय होगा सुरक्षा, ठीक है, और एक विषय होगी शांति। ठीक, 2 विषयों पर गवर्नर जनरल को वीटो पावर का उपयोग करने का अधिकार दिया गया। लेकिन ध्यान देना, क्योंकि भारत में इस समय 1793 में कानून का निर्माण कौन कर रही है, कानून का निर्माण कर रही है गवर्नर जनरल और उसकी 3 सदस्यीय परिषद, ये कानून का निर्माण कर रही है। ठीक है, मान लीजिए परिषद ने किसी विषय पर कानून पारित किया और वो अंतिम स्वीकृति किसे देना है, गवर्नर जनरल को। लेकिन अगर वो विषय सुरक्षा और शांति से संबंधित है तो गवर्नर जनरल उस पर किसका उपयोग कर सकता है, वीटो का। परंतु यदि वह विषय सुरक्षा और शांति से संबंधित नहीं है, बल्कि यदि वह विषय कर, न्याय एवं विधायी शक्तियों से संबंधित है, तो कर, न्याय एवं विधायी शक्तियों में गवर्नर जनरल वीटो का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक, ये 1793 का चार्टर एक्ट है। फिर से समझा देता हूं एक बार। 1793 के चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसलिए इस एक्ट को नाम क्या देते हैं, कॉर्नवालिस की तृतीय योजना। ठीक, इस एक्ट का दूसरा प्रावधान क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 20 वर्षों तक भारत के व्यापार पर एकाधिकार रखेगी। 20 वर्षों के बाद उसके व्यापारिक एकाधिकार को या तो समाप्त कर दिया जाएगा या और आगे क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा।
क्लियर। दूसरा, तीसरा, जो मुख्य सेनापति है, अगर गवर्नर जनरल ही मुख्य सेनापति है तो कोई बात नहीं है ना, परंतु यदि गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति नहीं है, ठीक है, तो मुख्य सेनापति गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय परिषद का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है, परंतु इसके लिए 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अनुमति लेना क्या है, आवश्यक है। ठीक, एक पॉइंट ए इसमें दिया जाएगा कि जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके अध्यक्ष, सदस्य तथा उसके कार्यालय का संपूर्ण व्यय कहां से दिया जाएगा, भारत के राजस्व से। और ये व्यवस्था कब तक चलेगी, 1919 ईस्वी तक। 1919 ईस्वी में इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा और इनके कार्यालय का पूरा व्यय कहां से दिया जाने लगेगा, इंग्लैंड से। क्लियर। इस एक्ट में प्रावधान किया गया क्योंकि इस एक्ट के समय भारत में कानून निर्माण करने का काम करते थे गवर्नर जनरल और उसकी 3 सदस्यीय परिषद। तो इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि अगर किसी विषय पर कानून का निर्माण हो रहा है और वो विषय अगर सुरक्षा एवं शांति से संबंधित है तो गवर्नर जनरल उसमें वीटो का उपयोग कर सकता है, परंतु यदि वह विषय कर व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से या कानून व्यवस्था से संबंधित है तो गवर्नर जनरल उसमें वीटो का उपयोग नहीं कर सकता है। तो ये 2 एक्ट हुए, 1786 का चार्टर एक्ट और 1793 का चार्टर एक्ट। क्लियर। अब अपन को बात करना है 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के दौर की। ठीक है, ठीक है, अपन अब देख रहे हैं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक, समझिए इसे। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कहा अपन ने कि कंपनी अब भारत के व्यापार पर कितने वर्ष तक एकाधिकार रखेगी, 20 वर्ष तक। तो 1793 में अपन ने कितने दिए, 20 वर्ष। तो 1813 में 20 वर्ष क्या हो गए, पूरे हो गए। 1793 के चार्टर एक्ट में आपने कहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापार पर 20 वर्षों तक व्यापारिक एकाधिकार रखेगी, यानी भारत में जितना भी व्यापार होगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, अन्य कोई भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, तो 1793 में आपने कितना समय दिया, 20 वर्ष। तो 20 वर्ष कहाँ पूरे हो रहे हैं, 1813 में, है ना। तो इस एक्ट के द्वारा इसका जो 1813 का पहला जो पॉइंट होगा वो यही पॉइंट है कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, है ना, वो एक बार पुनः 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1793 में कितने वर्ष बढ़ाया गया, 20 वर्ष। तो कहाँ पूरा हो गया, 1813। 1813 में आपने 20 वर्ष उसका व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो बढ़ाया लेकिन उसके अधिकार कम कर दिए। अधिकार क्या कम किए कि कंपनी का भारत के व्यापार पर व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा, लेकिन कंपनी भारत में अब सिर्फ एक वस्तु पर व्यापारिक एकाधिकार रखती है और वो वस्तु क्या है, चाय। यही चाय जो हम और आप पीते हैं। क्लियर। चाय पर व्यापारिक एकाधिकार कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 20 वर्ष के लिए। और भारत से अन्य जितनी भी व्यापारिक वस्तुएं थी, ध्यान दीजिएगा, वो लगभग सभी वस्तुएं कंपनी के अधिकार क्षेत्र से क्या हो गई, बाहर हो गई। और यही कारण है कि 1813 के बाद वह अंग्रेज व्यापारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नहीं थे, वो लोग भी भारत में स्वतंत्र रूप से काफी हद तक क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। तो 1813 ईस्वी का जो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट जो पहला पॉइंट है वो कहां से आएगा, 1793 ईस्वी से, क्योंकि 1793 ईस्वी में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बढ़ाया 20 वर्ष के लिए। तो 1813 में 20 वर्ष पूरे हुए। 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष और बढ़ाया गया। ठीक है, लेकिन वस्तुएं कम कर दी गई। कंपनी अब सिर्फ व्यापारिक एकाधिकार किस पर रखेगी, चाय पर। अन्य जितनी भी वस्तुएं होंगी वहां से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया और अब कंपनी के अलावा इंग्लैंड के अन्य व्यापारी भी अन्य वस्तुओं में भारत में स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। ये पहला पॉइंट है 1813 के चार्टर एक्ट का। क्लियर। दूसरा पॉइंट आप समझिए इसका क्या रहेगा। ठीक, चूंकि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हो चुकी है, अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करने लगे हैं, है ना। अंग्रेजों का शासन से पहले हमारे देश में हिंदुओं ने शासन किया और मुसलमानों ने शासन किया। क्लियर। अंग्रेज ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, बल्कि अंग्रेजों का धर्म क्या है, ईसाई है ना। तो वो शासक बन के तो आ गए, अब उनके जरूरी था कि वो अपने देश, हमारे देश में जब ईसाई शासन कर रहे, अंग्रेज शासन कर रहे, तो वो अपने धर्म का भी क्या करें, प्रचार करें। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की दूसरी व्यवस्था थी कि जो ईसाई धर्म का धर्म प्रचार करने वाली संस्थाएं होती हैं उन्हें अपन नाम देते हैं ईसाई मिशनरी।
ठीक है, जो एक इनका सिर्फ काम होता है अपने धर्म का प्रचार करना। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दूसरी व्यवस्था की गई कि अब ईसाई मिशनरियां ब्रिटिश सरकार से लाइसेंस लेकर भारत जा सकती हैं और भारत में अपने धर्म का यानी ईसाई धर्म का क्या कर सकती हैं, प्रचार कर सकती हैं। क्लियर। तो दूसरी व्यवस्था क्या हुई कि ईसाई मिशनरियां लाइसेंस लेकर भारत में धर्म प्रचार करने की उन्हें अनुमति क्या हो गई, प्राप्त हो गई। क्लियर। तीसरा पॉइंट है इस चार्टर एक्ट का 1813 के, है ना, समझिएगा तीसरे पॉइंट को क्या रहेगा। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार जो ब्रिटिश क्षेत्र था, ध्यान देना, और ब्रिटिश क्षेत्र कब घोषित किया गया था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। मैंने कहा था कि पिट्स इंडिया एक्ट दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण कि भारत में जो कंपनी का क्षेत्र है उसे क्या नाम दिया गया, ब्रिटिश क्षेत्र, और कंपनी का प्रशासन की जानकारी किसे दी जाने लगी, ब्रिटिश सरकार को, है ना। तो 1813 के चार्टर एक्ट में अपन कह रहे हैं कि इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार जो ब्रिटिश क्षेत्र था उस क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति घोषित बताई गई है, संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया कि भारत में ब्रिटिश जो क्षेत्र है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। एक पॉइंट ये है। ठीक, एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, उस पर थोड़ा डिस्कस भी अपन को करना है ना। 1813 तक भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों का क्या हो गया था, शासन स्थापित हो गया था। अंग्रेजों के सीधे बोलूं कि एक भारत के विस्तृत क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य की क्या हो चुकी थी, स्थापना हो चुकी थी, है ना। ब्रिटिश राज्य की स्थापना से पहले हमारे देश में हिंदुओं ने शासन किया, है ना। तो हिंदुओं ने शासन किया, फिर इसके बाद हमारे देश में मुसलमानों ने शासन किया। क्लियर, दो धर्मों ने शासन किया हमारे देश में, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने। तो जब हिंदू शासक होते थे तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, जब मुसलमान शासक हुए तब हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, इन दोनों की बात करना है, फिर अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था से समराइज कर देना है। ठीक, जब हिंदू राजा महाराजा होते थे तो हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से हिंदू धर्म पर आधारित थी, है ना। हिंदू धर्म शास्त्रों का और धर्म ग्रंथों का क्या कराया जाता था, अध्ययन कराया जाता था। ठीक, वही वैदिक शिक्षा, आश्रम वगैरह होते थे, है ना। जो स्टूडेंट होता था वो गुरु के आश्रम में जाता था, वहीं पर रहता था, खाता पीता था, बढ़िया धर्म ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण करता था और आराम से अपने घर वापस आ जाता था। ठीक, मुस्लिम धर्म का जब शासन आया तो शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन क्या हुआ, है ना, कि अब भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों की बजाय मुस्लिम धर्म ग्रंथ या अरबी और फारसी भाषा के धर्म ग्रंथों की क्या की जाने लगी, शिक्षा दी जाने लगी। क्लियर। लेकिन जब भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई तो अंग्रेजी शासकों ने 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध से उनका शासन स्थापित हुआ और 1813 ईस्वी तक उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया था। क्लियर। लेकिन 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद ने पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, है ना, खर्च करेंगे, और वो खर्च किसमें करेंगे, शिक्षा और साहित्य पर। क्लियर, ध्यान देना। ठीक है, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप प्रतिवर्ष भारत में 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, और वो खर्च किस पर होगा, शिक्षा और साहित्य पर। लेकिन ये खर्च हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ से एक विवाद ने जन्म ले लिया, जिस विवाद को अपन नाम देते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद। ये क्या है इसे समझते हैं और यहाँ से इस एक्ट को समराइज कर देते हैं। ठीक, इस एक्ट में कहा गया कंपनी को कि 1 लाख रुपए आप शिक्षा और साहित्य पर खर्च करिए, लेकिन ये खर्च नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, क्या रीजन है, देखना। हिंदुओं ने अपनी संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाए, है ना। मुसलमानों ने अरबी और फारसी भाषा में अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाए, है ना। अंग्रेजी और विज्ञान की ओर तो हमारा दूर दूर तक रिलेशन नहीं था। ठीक, तो जब ब्रिटिश कंपनी को 1 लाख रुपए खर्च करना था शिक्षा पर, है ना, तो ये क्लियर नहीं हो रहा था कि हम भारतीयों को कौन सी भाषा में क्या पढ़ाएं, है ना। तो इसको लेकर पूरा भारत और जो भारत में शासन करने वाले अंग्रेज थे वो 2 गुटों में बट गए, है ना। एक गुट कहलाता है प्राच्यवादी गुट, है ना, और एक गुट कहलाता है पाश्चात्यवादी गुट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्राच्यवादी और
पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी का मतलब प्राचीन, प्राचीन परंपराओं को मानने वाला, प्राचीन रूढ़ियों को मानने वाला, और पाश्चात्यवादी का मतलब है आधुनिक विचारों को स्वीकार करने वाला। प्राच्यवादियों में जो अंग्रेज थे उनमें दो नाम प्रमुख हैं जो प्राच्यवादियों का समर्थन कर रहे थे, है ना। एक का नाम है वारेन हेस्टिंग्स और एक का नाम है जोनाथन डंकन, है ना। पाश्चात्यवादियों में जो प्रमुख थे उनमें से मुख्य नाम आता है ना, लॉर्ड मैकाले का। क्लियर। प्राच्यवादी कह रहे थे कि भारतीयों को भारतीय धर्म ग्रंथ भारतीय भाषा में पढ़ाए जाएं, और पाश्चात्यवादी कह रहे थे कि भारतीयों को यूरोपीय साहित्य अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाए। क्लियर। अब अपन यहां से हम सोचते होंगे कि ये अंग्रेज अच्छे थे जो हमारा समर्थन कर रहे थे कि हमें हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाएं। ये अच्छे नहीं थे क्योंकि ये हमारा समर्थन नहीं कर रहे, हमें अंग्रेजी और विज्ञान पढ़वा रहे हैं। लेकिन देखना, इनमें से कोई भी हमारा हित नहीं चाहता था, है ना। सबके सब अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, चाहे वो प्राच्यवादी हो चाहे वो पाश्चात्यवादी हो, है ना। प्राच्यवादियों का मानना था वारेन हेस्टिंग्स और जोनाथन डंकन का, ठीक है। इनके दो संस्थान भी हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, जहां पर अरबी और फारसी भाषा में मुस्लिम धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, जबकि जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, जहां पर संस्कृत और हिंदी भाषा में हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। क्लियर। तो ये प्राच्यवादी थे, ठीक। प्राच्यवादियों का मानना था कि अगर भारतीयों को भारतीय धर्म ग्रंथ भारतीय भाषाओं में पढ़ाते रहें, है ना, तो इन्हें आधुनिक ज्ञान और विज्ञान का जानकारी नहीं होगी और इन पर हम लंबे समय तक क्या कर सकेंगे, शासन कर सकेंगे। उनकी सोच थी ऐसी, है ना। अगर और रियलिटी कहीं ना कहीं है, क्योंकि आज भी हम कितना भी वैज्ञानिक क्यों ना हो जाएं, हम आस्तिक हैं, हम धर्म के में अपनी आस्था रखते हैं। कहीं भी पंडाल लगा हो और कोई पंडित जी प्रवचन दे रहे हो तो ना चाहते हुए भी वहां 2 मिनट रोक के हम प्रवचन क्या करने लगते हैं, सुनने लगते हैं, क्योंकि हम प्राच्यवादी हैं, अपने धर्म पर आस्तिक हैं, है ना। तो प्राच्यवादी इसका फायदा उठा रहे थे। उनका कहना था कि अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों को उनकी भाषाओं में पढ़ाएंगे तो उन पर लंबे समय तक हम क्या कर पाएंगे, शासन कर पाएंगे। जबकि इनकी बात करें, अगर पाश्चात्यवादियों की बात करें, तो ये हमें क्यों पढ़ाना चाहते थे विज्ञान और अंग्रेजी, है ना। इनका कहना था कि अगर हम भारतीयों को अंग्रेजी और विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का छोटा से छोटा कर्मचारी, है ना, हमें इंग्लैंड से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भाषा क्या थी, अंग्रेजी, और हमारी भाषा क्या थी, हिंदी। क्लियर। तो ये हमें क्यों पढ़ाना चाहते थे अंग्रेजी, इसलिए पढ़ाना चाहते थे कि हम यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी तो इंग्लैंड से बुला लेगी, लेकिन कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे वो हमें तभी मिल पाएंगे जब हम उन्हें क्या पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे। इसी कारण ये विवाद हो गया। प्राच्यवादी कहते थे हमारी मानो, पाश्चात्यवादी कहते थे हमारी मानो। और ये विवाद कब प्रारंभ हुआ, 1813 ईस्वी में, जिसे नाम क्या देते हैं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। और ये कब तक जाएगा, 1833 ईस्वी तक। 1833 ईस्वी में जब गवर्नर जनरल बनेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो बेंटिंग ने इस विवाद को सुलझाने हेतु एक आयोग का गठन किया, जिस आयोग का नाम था लॉर्ड मैकाले। और मैकाले ने इसके संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे नाम देते हैं मैकाले विवरण पत्र। क्लियर। तो ये 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट है। तो इस वीडियो में अपन ने 3 चार्टर एक्ट पढ़े हैं, है ना। पहला पढ़ा है 1786 का चार्टर एक्ट, जिसमें 2 पॉइंट मेन है। पहला उसकी भूमिका है। भूमिका क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करवाने के लिए विलियम पिट ने इसे ब्रिटिश संसद में पारित करवाया था, और इसके द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का मुख्य सेनापति बनाया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद होगी, है ना, तो गवर्नर जनरल कोई भी निर्णय और कोई भी नियम कानून अपनी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर लेगा। गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकता है। लेकिन 1786 में कॉर्नवालिस को विशेषाधिकार दिया गया कि अगर आप चाहते हैं तो गवर्नर जो आपकी परिषद है आप उसके विरुद्ध भी जाकर कोई भी निर्णय क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। 86 है। 93 में के एक्ट को 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसे कॉर्नवालिस की तृतीय योजना कहा गया। प्लस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है 6 सदस्यीय, उसका अध्यक्ष, सदस्य और कार्यालय का जितना भी खर्च होगा वो खर्च कहाँ से लिया जाएगा, भारत से। और ये व्यवस्था कब तक चलेगी, 1919 ईस्वी तक। 1919 में इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा और अब इनके कार्यालय का पूरा व्यय कहाँ से लिया जाएगा, इंग्लैंड से। क्लियर। एक ये रहा, ठीक। 1793 में एक व्यवस्था और की गई थी, 1786 के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि 1786 में कहा गया कि गवर्नर जनरल ही मुख्य सेनापति होगा, लेकिन 1793 में कहा गया कि अगर बाय द वे गवर्नर जनरल सेनापति नहीं है
तो गवर्नर जनरल की परिषद जो 3 सदस्यीय है ना, पहले 4 सदस्यीय थी, 1784 में कितना कर दिया, 3 सदस्यीय। तो अगर गवर्नर जनरल की परिषद जो 3 सदस्यीय है उसका सदस्य मुख्य सेनापति हो सकता है, परंतु इसके लिए 24 सदस्यीय डायरेक्टर्स की अनुमति लेना क्या था, आवश्यक था। क्लियर। इस समय कंपनी के लिए नियम कानून बनाने का काम कौन कर रही थी, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। क्लियर। लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिया गया कि अगर कोई विषय सुरक्षा और शांति से संबंधित है तो आप परिषद द्वारा लिए गए निर्णय पर वीटो कर सकते हैं, परंतु यदि विषय कर व्यवस्था से संबंधित है, न्याय व्यवस्था से संबंधित है या कानून व्यवस्था से संबंधित है तो आप उस पर वीटो करने का अधिकार आपके पास नहीं है। क्लियर। 1813 के चार्टर एक्ट में पढ़ा कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, लेकिन वस्तुएं सीमित कर दी गई। कंपनी अब सिर्फ चाय पर व्यापार करेगी, अन्य वस्तुओं पर इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी व्यापार करने के लिए क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। ठीक। 1813 में ईसाई मिशनरियों से कहा गया कि आप ब्रिटिश सरकार से लाइसेंस लेकर भारत में धर्म प्रचार क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। 1813 में ही जो ब्रिटिश क्षेत्र है उसकी संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई और 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा था कि आप प्रतिवर्ष भारत में 1 लाख रुपए शिक्षा और साहित्य के लिए खर्च करेंगे, लेकिन एक खर्च नहीं हो पाया। कब तक, 1833 ईस्वी तक, क्योंकि इस पूरे 20 साल तक एक विवाद चला जिस विवाद को अपन नाम क्या देते हैं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। एक शिक्षा के विषय और भाषा को लेकर चला, है ना। प्राच्यवादी चाहते थे कि हिंदू धर्म ग्रंथ या मुस्लिम धर्म ग्रंथ संस्कृत और अरबी फारसी में पढ़ाए जाएं। पाश्चात्यवादी चाहते थे कि अंग्रेजी साहित्य में उन्हें विज्ञान पढ़ाया जाए, है ना। और ये विवाद 1813 से 1833 तक चला। 33 में इस विवाद को सुलझाने हेतु एक आयोग बना जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। क्लियर। ये 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट है। तो इस वीडियो में हमें 3 एक्ट पढ़ने थे, हमने तीनों एक्ट पूरे कर लिए, है ना। अगले जो एक्ट हैं वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।